गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर टू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 31 अगस्त पे पहुंच गए और यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी के इम्पोर्टेंट सोर्सेज से बनाई गई करंट अफेयर की 3 सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो द हिंदू और हमारा पीआईबी है और रेस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें से 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बनाया है, तो पूरे करंट अफेयर को अच्छे तरीके से सॉल्व करेगा। ठीक है, और मार्किंग स्कीम की तरफ चलते हैं। तो मार्किंग स्कीम में ये है, जो आपको ऑलरेडी पता है कि 10 में से 6 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, ताकि आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ यहाँ से जा सके। और कम से कम कोशिश करिएगा कि 6 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करेक्ट करिए, ताकि प्रोबेबिलिटी जब आप एग्ज़ाम में बैठ के देते हैं वहाँ पे अगर आप 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। ठीक है, अगर 6 से कम भी आता तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक बार वीडियो को फिर से यहीं पे रिवाइज़ कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। ठीक है, और आफ्टर 24 आवर्स एवरीबडी नीड्स टू रिवाइज द वीडियो। ठीक है, एवरीबडी नीड्स टू रिविजन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वॉइसेस ऑफ द हंगरी प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एक वॉइसेस ऑफ द हंगरी करके एक प्रोजेक्ट है जिसका जो इनिशिएटिव है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ठीक है, वॉइसेस ऑफ द हंगरी प्रोजेक्ट को इनिशिएट किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर एंड ऑप्शन डी नीति आयोग। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर के। तो वॉइसेस ऑफ द हंगरी प्रोजेक्ट, ये जो इनिशिएटिव है इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ने इनिशिएट किया था। ठीक है, ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने वॉइसेस ऑफ द हंगरी प्रोजेक्ट को 2013 में इसको इनिशिएट में लेके आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा फूड की स्कार्सिटी बनी हुई है। ठीक है, इसको फुलफ़िल करने के लिए ये प्रोजेक्ट को वापस से इसको याद किया जा रहा है, वापस से इसको रिमेंबरिंग में लाया गया इसको चालू करने के लिए। ठीक है, तो आंसर विल बी ए, आंसर आपका ए हो जाता है। कुछ और भी चीज़ के बारे में देख लेते हैं। देखिए, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को वॉइसेस ऑफ द हंगरी प्रोजेक्ट को 2013 में लॉन्च किया था, ताकि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके जो फूड की इनसिक्योरिटी रहती है। ठीक है, फूड की जो इनसिक्योरिटी रहती है सभी को मिल नहीं पाता, उसमें जो पॉलिसी रेलेवेंट होती है और जो एक्शनेबल किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। ठीक है, तो फूड की जो इनसिक्योरिटी रहती है, जो पॉलिसी रेलेवेंट होती है और जो एक्शनेबल होती है उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और इसका इम्पॉर्टेंट गोल यही है, जो आपकी वॉइसेस ऑफ द हंगरी प्रोजेक्ट है, कि प्रमोट करना एंड अडॉप्शन करना फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल। ठीक है, मेथोडोलॉजी बाय नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट है ये किसका इनिशिएटिव है। ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी FSSAI, ऑप्शन सी FAO एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए, फूड एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने ये इनिशिएटिव लिया है कि उसने ईट राइट इंडिया मूवमेंट को चालू किया है। ठीक है, इसके द्वारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट का इनिशिएटिव चालू किया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाता है, बी विल बी द राइट आंसर। आप कुछ और भी चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का, उसके द्वारा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने एक्सपेक्टेड करके इसका जो मेन एम है ये यही है कि इंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ़ एंड होलसम फूड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सभी के लिए अच्छी तरीके से फूड की सिक्योरिटी बनी रहे, इनसिक्योरिटी ना हो। ठीक है, स्कार्सिटी फूड की ना हो। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, ये FSSAI देखता है। और अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका FSSAI वर्क करता है। ठीक है, और
इसी के लिए जो FSSAI है इसने एम्बार्क किया है एक लार्ज स्केल एफर्ट, ताकि ट्रांसफॉर्म की जा सके कंट्री के अंदर फूड सिस्टम को, ठीक है, अच्छे तरीके से इंश्योर की जा सके, फूड सेफ्टी हेल्थ के ऊपर फोकस किया जा सके और सस्टेनेबल फूड हर इंडियंस को थ्रू ईट राइट इंडिया मूवमेंट की तरह से प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो ये इसका एम है, याद रखिएगा। मेंस में आप इस तरीके के मूवमेंट वहाँ पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ फूड से रिलेटेड कुछ हेल्थ के ऊपर लिखने के लिए आता है, तो आप इस तरीके के इनिशिएटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। पहला सेफ फूड, हेल्दी डाइट्स एंड सस्टेनेबल डाइट्स। तो 3 प्रकार की डाइट्स भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बना के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना है। ऑप्शन 1 है अल-अक्सा, क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट से रिलेट करता है। ऑप्शन 2 इदलिब, क्या सीरिया से रिलेट करता है। ऑप्शन 3 मिन्स, क्या बेल्जियम से रिलेट करता है। आपके जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ये है ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी 3 ओनली। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका अल-अक्सा है ये आपका UAE से रिलेट करता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ, ठीक है। जो अल-अक्सा है ये आपका जेरूसलम से रिलेट करता है, तो पहला तो आपको गलत हो गया। सेकंड है इदलिब, इदलिब क्या सीरिया से रिलेट करता है। जी बिल्कुल, इदलिब इज़ अ सिटी अंडर इन द सीरिया, ठीक है, सीरिया के अंदर एक सिटी है, करेक्ट है। एंड जो मिन्स है क्या ये बेल्जियम से रिलेट करता है। देखिए ये भी गलत है। मिन्स इज़ द कैपिटल ऑफ, जो आपका, एक सेकंड हम अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लेते हैं। मिन्स इज़ द कैपिटल बेलारूस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जो अल-अक्सा है ये जेरूसलम से रिलेट करता है, मतलब अल-अक्सा ये लोकेट करता है ओल्ड सिटी जेरूसलम की, ठीक है। और ऑप्शन 2 जो इदलिब है ये सीरिया से रिलेट करता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग थी, ठीक है। और जो मिन्स है ये बेलारूस की कैपिटल है। और अकॉर्डिंग टू, अगर आंसर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं अल-अक्सा ये तो जेरूसलम से रिलेट करता था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। सेकंड है इदलिब, ये सीरिया से रिलेट करता था, बिल्कुल करेक्ट है। एंड थर्ड है मिन्स, ये बेल्जियम से रिलेट नहीं करता था, ये बेलारूस से रिलेट करता है, ठीक है। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसकी चीज़ें भी देख लेते हैं। देखिए अभी क्या है, अल-अक्सा ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको ओपन करने की बात की जा रही है, ताकि यहाँ पे अच्छे तरीके से थोड़ा सा जो भी ये दरगाह पे जाते हैं और अपना पूजा वूजा करते हैं उस तरीके की चीज़ों, बट ये कोविड-19 को देखते हुए ये गलत फैसला लग रहा है, इसलिए न्यूज़ में था। और सीरिया के अंदर आप देख लीजिए, ये इदलिब सिटी है, बिल्कुल साइड से पड़ता है, जो आपका लेबनान से बॉर्डर है, इधर पे इसराइल वाला बॉर्डर टच करता है, ये उसका है, ठीक है। फिर ये आपका बेलारूस हो गया, ठीक है, रशिया वाला एरिया हो गया। ये किस किस से बॉर्डर टच करता है, तो यहाँ पे ऊपर लिथुआनिया हो गया, ठीक है, या नीचे पोलैंड हो गया, तो नीचे और यूक्रेन हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट बताएंगे कि जो लिथुआनिया होता है ये कौन सा सी टच करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो NRDC के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ स्टैच्यूटरी बॉडी प्रमोटिंग एंड कमर्शलाइजिंग द टेक्नोलॉजीज इन्वेंशन पेटेंट एमिनेटिंग फ्रॉम वेरियस नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या स्टैच्यूटरी बॉडी है जो प्रमोट करती है और कमर्शलाइज करती है टेक्नोलॉजीज़ को, इन्वेंशंस को, पेटेंट एमिनेटिंग को, जो वेरियस नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर है। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। मतलब नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो कौन, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, 1 बाय 1 चेक करते हैं। क्या एक स्टैच्यूटरी बॉडी, देखिए ये गलत है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी, इसको एक रेजोल्यूशन करके इसको पास कराया गया था, तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। लेकिन
इसका वर्क यही है कि प्रमोट करना, कमर्शलाइज करना टेक्नोलॉजीज़ को, इन्वेंशंस को, पेटेंट जो इमेनेटिंग होता है जो वेरियस नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडिया के, उनके और ज़्यादा उनको डेवलप करना। ठीक है, तो पार्शियल स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, पार्शली इनकरेक्ट थी, स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, याद रखना है। और क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है? तो बिल्कुल करेक्ट है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। जो एनआरडीसी है ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए, जिसमें ऑपरेटिंग देखा जाएगा एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कंपनी की तरह अपने ऑपरेशन को वर्क नहीं कराना है इंडिया के अंदर। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है आपका। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर किया गया, ये भी याद रखना है। तो जो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपन एपीआई सर्विस। ठीक है, तो ओपन एपीआई सर्विस जो सर्विसेज होती है इसके अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ पब्लिकली अवेलेबल एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस दैट प्रोवाइड डेवलपर्स विद द प्रोग्रामेटिक एक्सेस टू द एप्लीकेशन। ठीक है, कि एक पब्लिकली अवेलेबल एप्लीकेशन है जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो प्रोवाइड कराएगा डेवलपर्स को प्रोग्रामेटिक एक्सेस टू द एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन तक पहुंचने की एक प्रोग्रामेटिक एक्सेस प्रोवाइड कराएगा। सेकंड है, द आरोग्य सेतु ओपन एपीआई सर्विसेज एम्स टू इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू चेक द स्टेटस ऑफ द आरोग्य सेतु ऐप ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। कि जो आरोग्य सेतु ओपन एपीआई सर्विसेज है इसका एम यही है कि एनेबल करना ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो चेक कर सके स्टेटस आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से जो एम्प्लॉयज़ उसमें उनसे जुड़े हुए हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। पहली जो स्टेटमेंट दी है कि क्या ये पब्लिकली अवेलेबल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, बिल्कुल करेक्ट है, जो प्रोवाइड कराएगा डेवलपर्स को एक प्रोग्रामेटिक एक्सेस उनके एप्लीकेशन तक पहुंचने की। सेकंड है, क्या आरोग्य सेतु जो ओपन एपीआई सर्विस है इसके अकॉर्डिंग स्टेटस चेक किया जाता है आरोग्य सेतु ऐप में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का राइट आंसर आपका सी हो जाता है। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो जो न्यू फीचर्स है जिसको ओपन एपीआई सर्विस कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जिसका एम यही है कि एड्रेस करना है जो फियर और रिस्क है कोविड-19 इन्फेक्शन का, और नॉर्मलसी किस तरीके से लेके आना इकोनॉमी के अंदर, बिजनेस के अंदर और लोगों के साथ। ठीक है, तो ये इसका मेन इसका एम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एससीओ के ऊपर दो स्टेटमेंट बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ। ठीक है, क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। सेकंड, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसको आरएटीएस कहते हैं एज अ परमानेंट बॉडी ऑफ एससीओ, ये एससीओ की परमानेंट बॉडी है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। ठीक है, मतलब नन ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर चेक करेंगे। क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है एससीओ का? देखिए ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग दी है, क्योंकि 2017 में अस्थाना के अंदर एससीओ की एक समिट हुई थी, वहीं पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, तो इंडिया इज़ नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ। ठीक है, तो ये याद रखना है। सेकंड है, क्या रीजनल एंटी टेररिस्ट जो स्ट्रक्चर है इसकी परमानेंट बॉडी है? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, जो आरएटीएस है ये इसकी परमानेंट बॉडी है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लीजिए। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये परमानेंट एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एग्जाम में दे सकता है कि ये नॉन गवर्नमेंटल है। ठीक है, ये परमानेंट है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, केवल वॉलंटरी वर्क करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना इस तरीके से। ठीक है, जिसको अनाउंस किया गया था 15 जून 2001 को शंघाई जो चाइना के अंदर एक सिटी है। ठीक है, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था, और स्टार्टिंग में इसके जो मेंबर्स थे वो थे चाइना, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये याद रखना है, ये 5 इसके फाउंडिंग मेंबर थे। फिर इंडिया ने 2017 में, जैसा मैंने पहले बताया, कि अस्थाना के अंदर एक समिट हुई थी, और वहाँ पे ही जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया और
द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इन दोनों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री अंडर नेशनल रजिस्टर हेल्थ सिस्टम। ठीक है, तो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर सिस्टम जो आपका NDHM के अंदर आता है, इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, इट इज़ अ comprehensive repository of health facility in the country across different system of medicine। ठीक है, ये comprehensive repository health facilities है कंट्री के अंदर जिसमें different system of medicine बताए गए हैं। ठीक है, सेकेंड है, it is to be mandatory for health facilities across the country to register in the health facility registry। ठीक है, तो जो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है इसके अंदर रजिस्टर होने के लिए ये एक मैंडेटरी है हेल्थ फैसिलिटी पूरी कंट्री के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1, 2 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़ के फिर चेक करते हैं। क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव रेपोजिटरी हेल्थ फैसिलिटीज़ है जो कंट्री के अंदर दी जा रही है डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर? देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके की फैसिलिटीज़ एक प्रोवाइड कराई जा रही है कंट्री के अंदर ताकि अलग अलग मेडिसिन सिस्टम के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, सेकंड है, क्या ये मैंडेटरी है हेल्थ फैसिलिटीज़ पूरी कंट्री के अंदर जो जिसके अंदर रजिस्टर करना है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री के अंदर? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक वॉलेंट्री सिस्टम है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो नेशनल रजिस्टर हेल्थ मिशन हमारा, इसके अंदर अगर आप इस फैसिलिटी के अंदर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये फिर भी इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ द करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ RBI? तो इनमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, उसमें बताना है कि कौन सा करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट जो RBI का उसका पार्ट है। फर्स्ट है कंटिजेंसी फंड, सेकंड है फॉरेन करेंसी असेट एंड थर्ड है गोल्ड रिजर्व। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए 1 बाय 1 एक बार चेक कर लेते हैं। कंटिजेंसी फंड क्या करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट है? गलत है। ठीक है, कंटिजेंसी फंड री एवेल्यूएशन का फाउंड नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं RBI के अंदर तो वहाँ पे ये जो फंड होता है ये हेल्प करता है, ना कि करेंसी और गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट में वर्क करता है। ठीक है, सेकेंड जो फॉरेन करेंसी असेट है और जो गोल्ड रिजर्व है, ये दोनों दीज बोथ आर करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ RBI पार्ट। ठीक है, याद रखना है। तो 2 एंड 3 सही होने का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। जो कंटिजेंसी फंड है एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है जिसका मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड जो कंटिजेंसीज अराइज होती है RBI मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट के ऑपरेशंस के अंदर, वहाँ पे ये स्पेसिफिक प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। ठीक है, याद रखना है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। तो IIS के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। इसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड ने डेवलप किया है। सेकंड है, इट प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर अलग अलग कंट्रीज जो हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए, क्या इसको इंडस्ट्री ऑफ इंटरनल ट्रेड ने डेवलप किया है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो IIS सिस्टम को इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड ने डेवलप किया है। क्या इसके अंदर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंट्रीज़ में इंडिया अलग अलग इंडस्ट्री जो है इंडिया की उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा? देखिए ये गलत है। अगर याद हो तो मैंने कल ही इसके बारे में बताया था, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो जिसको GIS कहते हैं, इसका वर्क है कि ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, ना कि IIS का। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें जो किया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा जो अवेलेबल लैंड है, ठीक है, फॉर
प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर लुकिंग एट सेटिंग अप यूनिट्स इन द कंट्री, ठीक है। तो आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसको आप FDI कहते हैं, ठीक है, तो ये FDI के ऊपर कोई वर्क प्रोवाइड नहीं कराएगा। इट विल प्रोवाइड अ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर, जो लैंड है, ठीक है, लैंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है उनके ऊपर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। GIS की मैपिंग की जाएगी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए, और जो लिंक्स है GIS पोर्टल को स्टेट एंड लैंड बैंक से, वहाँ इसको मदद करेगा। और एट प्रेजेंट जो डेटाबेस कवर किया जाएगा 3,500 पार्क्स, जिसमें आएगा क्लस्टर्स कवरिंग की जाएंगी 4,75,000 हेक्टेयर, और लैंड अक्रॉस 31 स्टेट और यूटीज़ को भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। दीज ऑल थिंग्स यू कैन यूज़ इन योर मेंस आंसर, ठीक है, मेंस आंसर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो किसने पेंशनर कॉर्नर ऐप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए CRPF, ऑप्शन बी CISF, ऑप्शन बी BSF एंड ऑप्शन डी ITBP। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। CISF ने पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, याद रखिएगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा। तो जो राजेश रंजन है, जो DG हैं CISF के, इन्होंने इस ऐप को क्रिएट करवाया है और इस ऐप का नाम रखा पेंशनर कॉर्नर, ताकि जो भी रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं उसके टच में रह सकें, और जो पेंशनर्स हैं एंड ब्रिंग दैम ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन, ठीक है, और उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा सके। इस ऐप के जरिए क्या किया जाएगा, SMS इन्विटेशन दिया जाएगा उनको, ताकि जो भी पेंशनर्स हैं वो इम्पोर्टेंट ओकेशन जब भी होते हैं CISF यूनिट के अंदर तो वो वहाँ पे आ सकें, ठीक है। तो ये उनके लिए चालू कराया गया है, याद रखिएगा, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द टुडेज़ इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ना पसंद आया तो डिसलाइक करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, अपने जो भी जितने भी आपके नंबर आए हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से अपडेट आप मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।